हाय दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास बाल विकास सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सब जिन पियाजे को कवर करेंगे। यह क्लास आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका यूपी टेट एग्ज़ाम में जिन पियाजे से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम सब इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और लास्ट में इन्हीं टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को भी हम सब सॉल्व करेंगे, ताकि हम सब जो पढ़ें लास्ट में उसका रिवीजन भी हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर हम सब यूपी टेट के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराएंगे। जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलने में, जैसे कोई कहीं से वंशानुक्रम पढ़ा दिया तो कोई अधिगम का सिद्धांत शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। हम सबसे पहले सिलेबस को ही, आप पहली क्लास देखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले सिलेबस पे ही चर्चा किए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास चलेगी। हम सब सबसे पहले समझे थे बाल विकास को, फिर वृद्धि और विकास को समझे थे, फिर वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम जो होते हैं उसको समझे थे, फिर वंशानुक्रम वातावरण को समझे थे, फिर अधिगम को समझे थे, फिर हम सब अधिगम के सिद्धांतों पे चर्चा हुई थी। अब अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत अगर हम सब बात करें, जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन पे चर्चा हो रही है। आपके अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत कुछ आपके व्यवहारवादियों आए थे, उस पर चर्चा हुई थी, और कुछ गेस्टाल्टवादी आए थे, उस पर चर्चा हुई थी। अगर हम सब व्यवहारवादियों की बात करें तो इसमें हम सब थार्नडाइक को कवर कर चुके हैं, स्किनर को, पहलाव को, हल को, फिर उसके बाद हम सब वाटसन को, गुथरी को, इन सबको कवर कर चुके हैं। व्यवहारवादी जितने भी आपको मनोवैज्ञानिक हैं सबको कवर कर चुके हैं। हम सब गेस्टाल्टवादियों की चर्चा हो रही है, इसमें हम सब कोहलर को कवर कर चुके हैं। आज आपकी क्लास पियाजे की है। यहाँ पे दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को इसी हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास चलेगी, एकदम सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है दोस्तों आपके पियाजे महोदय ने दिया था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, जो पियाजे का सिद्धांत है क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए जाना जाता है, हम सब एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम जीन पियाजे के बारे में कुछ परिचय समझ लेते हैं। जीन पियाजे थे कौन, कहाँ के थे, कैसे थे, इसको हम इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब सिद्धांत पे आते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, ये जीन पियाजे हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में को हुआ था, और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुई थी। इनका निवास दोस्तों निवासी स्विट्जरलैंड के हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, हाँ जीन पियाजे किस, आप इसको समझिए कि यह निवासी दोस्तों स्विट्जरलैंड के थे। अभी तक हमने जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़े उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी कहाँ के थे, अमेरिका के थे, लेकिन यह स्विट्जरलैंड के हैं। इनका जो प्रयोग था दोस्तों, किस पे प्रयोग किए थे, ये अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए थे दोस्तों। इन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग किया था। और अगर यहाँ पर हम सब समझने का बात करें तो जो प्रयोग की बात कर रहे हैं, अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। हमने एक सिद्धांत और पढ़ा था दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक के बारे में और चर्चा किया था। वहाँ पे हम सब बताए थे कि ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। उनका नाम क्या था दोस्तों, उसको आप बताइए। उनका नाम था जेबी वाटसन। इन्होंने अपने पत्नी की सहायता से अपने पुत्र, जिसका नाम क्या था दोस्तों, अल्बर्ट था, वह अपने पुत्र पर किए थे। यह पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चे पे ही प्रयोग किया था। अगर पहले की बात करें तो दोस्तों आप वाटसन को जानिए। वाटसन जो है व्यवहारवाद का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद पियाजे भी अपने बच्चे पे ही प्रयोग किया था। इनकी जो एक पुस्तक है दोस्तों, इस पर हम सब समझ लेते हैं, द लैंग्वेज ऑफ थॉट द चाइल्ड। यह इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, जो इसे उन्होंने 1923 में लिखी थी। वे मनोवैज्ञानिक बनने से पहले पेशे से एक जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों, मनोवैज्ञानिक बनने से पहले एक जंतु वैज्ञानिक थे। कौन, आपके पियाजे महोदय। आगे हम समझते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। यह पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ऐसा किसका कहना था? जीन पियाजे का। इनका मानना था कि जो बच्चा होता है वो खुद में एक बहुत ज्ञाता होता है, वो हर चीज़ जानने का प्रयास करता है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार भरा होता है, इसलिए वह जो है एक वैज्ञानिक का रूप है। अब क्यों वह वैज्ञानिक है, इस पर हम सब चर्चा करते हैं। पियाजे अपने ही 3 बच्चों पर लगभग 30 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। कितने बच्चों पर दोस्तों? 3 बच्चों पर लगभग 30 वर्ष तक गहन अध्ययन किया, इसलिए उनका अध्ययन सबसे प्रभावशाली माना जाता है। कितने दिन तक किए थे? 30 वर्ष तक किए थे दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास पर गहन अध्ययन करने की वजह से पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। किसका दोस्तों? विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसका जनक जीन पियाजे को ही माना जाता है। अब हम समझते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो इनका सिद्धांत है बहुत फेमस ही सिद्धांत है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। अभी हम इसको लास्ट में समझते हैं, इसी पेज पर लास्ट में समझेंगे अनुकूलन मतलब क्या होता है, कि हम पूरे क्लास में जो भी ऐसे टेक्निकल वर्ड मिलेंगे उसकी हम सब व्याख्या जरूर करेंगे। अब यहाँ पे अनुकूलन आया, आगे हम देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण हैं। कितने चरण हैं दोस्तों? 4 चरण हैं, जिन्हें गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया गया है। कैसे दोस्तों? मात्रात्मक में नहीं, गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया गया है। आगे, किसी चरण को न तो छोड़ा जा सकता है और न ही चरणों का क्रम बदला जा सकता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, इनका जो सिद्धांत है वह 4 चरणों में है। कितने चरणों में दोस्तों? 4 चरणों में है। और कह रहे हैं कि किसी एक चरण को आप छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप एक चरण छोड़ के दूसरे चरण में चले जाएं, दूसरे को छोड़ के तीसरे में चले जाएं। किसी को छोड़ा नहीं जा सकता और क्रम भी नहीं बदला जा सकता। तीसरे को आप पहले कर दें, पहले को दूसरा कर दें, इस तरीके से आप क्रम भी नहीं बदल सकते हैं। अब बात आती है अनुकूलन को। अनुकूलन की अगर हम सब बात करें तो इसका मतलब कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है दोस्तों वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। एडॉप्टेशन, जिसे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वह आपका अनुकूलन कहलाएगा। आप ऐसी कहीं जगह चले जाएं जहाँ आपके हिसाब से लोग ना रहें, लेकिन तब भी आप वहाँ पे अपने आप उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें, यही इनका अनुकूलन कहलाता है। इनका सीधा का मतलब है कि समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर लेना ही क्या कहलाता है दोस्तों? अनुकूलन कहलाता है। अब हम कुछ इनके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, पहले हम शब्द समझेंगे, क्योंकि अभी आप जो इनका सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत में शब्द सब मिलेंगे। तो हम सबसे पहले जो उनके महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उसको समझ लेते हैं, ताकि सिद्धांत हमको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। इनके शब्द हैं, सबसे पहला इनका था वस्तु अस्थायित्व। यह दोस्तों जो वस्तु अस्थायित्व है, यह किसे कहेंगे आप? किस चीज़ को वस्तु अस्थायित्व कहेंगे? यह देख रहे होंगे छोटा बच्चा है, चित्र में देख रहे होंगे एक छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी ओढ़े है लेकिन वो हेरने का प्रयास कर रहा है। कह रहे हैं कि भले ही वस्तु आंखें से ओझल हो लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे बच्चा है, उसकी मम्मी रूम में नहीं है, बस उसकी मम्मी उसके सामने नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व बना हुआ है, क्योंकि उसको पता है हमको मम्मी को बुलाना, जब हम रोना शुरू किया तुरंत मम्मी आई। उसके सामने उसकी मम्मी तो दिख नहीं रही है, लेकिन उसका अस्तित्व बच्चे के सामने बना हुआ है कि हाँ, वही कह रहे हैं कि वस्तु भले आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। यही आपका वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। फिर एक आता है एक शब्द दोस्तों संक्रिया। अगर हम संक्रिया की बात करें, यहाँ पे देख रहे होंगे एक चित्र छपा हुआ है। चित्र में एक बच्चा जो है नलके को बंद कर रहा है। किसी वस्तु या आकृति को बिगाड़कर पहले जैसा करने का प्रयास कहलाता है, यही संक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पियाजे महोदय थे कह रहे थे बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। क्यों है इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। अभी आप ही जा रहे हैं कहीं पे, नल खुला हुआ है, मान लीजिए आपने पानी पिया, खोल के छोड़ दिया। काफ़ी लोग हैं छोड़ के चले जाते हैं कि पानी गिरता ही रहता है, चले जाते हैं। लेकिन जो छोटा बालक होता है वह अगर उसे गलती से नल का खुल गया
वो तुरंत उसे सही करने का प्रयास करेगा। सही ना कर पाए अलग की बात है, लेकिन वो सही करने का प्रयास करेगा। उसे पता हो जाएगा कुछ तो हमने गलत किया है, ये पहले जैसा नहीं है। क्योंकि हम जब इसे टच किए थे पानी नहीं निकल रहा था, लेकिन हमने टच कर दिया, पानी निकल रहा है, हमको पहले जैसे करना है। यही करें। वो एक वैज्ञानिक है, वो इतना इतना ज़्यादा सोचता है, हर चीज़ सही करने का प्रयास करे। जैसे कोई गिलास उलास है, मेज उस पर गिरी है, अगर वो गलती से उससे टच होकर गिर गई, फिर वह वहीं रखने का प्रयास करेगा। वो पहले जैसा उसे करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके पता है कि पहले जैसे नहीं है, पहले जैसे थी, हमारी वजह से गड़बड़ हो गई है, तो हमको इसे सही करना है। यही आपका संक्रिया कहलाता है दोस्तों। अगला है जीववाद। जीववाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। इमेज, यहाँ पे एक चित्र है और यहाँ बच्चा खिलौना देख रहे हैं, खिलौने के साथ खेल रहा है। करें बच्चे आसपास की वस्तु या खिलौने को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं, यही जीववाद है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि जब बच्चा भ्रमित हो जाए, खिलौनों को समझे हाँ इसमें मतलब ये जिंदा है, खिलौने को भ्रमित हो जाए, उसे जैसे गिर जाए तो या फिर उसके खिलौने कोई टच कर दे तो वो रोने लगे, हाँ उसे लगे कि नहीं मार दिए। तो इस प्रकार से जो भ्रम पैदा होता है, यही आपका जीववाद कहलाता है। बच्चे आसपास की वस्तुएं खिलौनों के जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं, यही आपका जीववाद है। उसकी गुड़िया को कोई उठा कर देगा तो टच कर देगा, तो कहीं जैसे गुड़िया है या फिर कहीं लग गया, फिर दरवाजे को या फिर कहीं पे भी टच कर हाँ मारने लगे, तो यही जैसे भ्रमित हो जाना, यही आपका जो चीज़ जिस चीज़ में जान नहीं है उसमें भी वह जीव समझने लगे, यही भ्रमित हो जाना है दोस्तों। फिर आपका है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अगर इस व्यवहार की हम सब बात करें तो जैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब ये दोस्तों जो आपके जन्मजात व्यवहार होता है, जैसे हंसना रोना। अब छोटा बच्चा है, उसे कोई थोड़ी सिखा रहा है कि हंसना किस तरीके से, रोना किस तरीके से है, यह आपका जन्मजात होता है दोस्तों। यही आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। जितने भी अभी हम सब शब्द समझ रहे हैं, यह भी शब्द इनको जब हम इनकी सिद्धांत को शुरू करेंगे, सारे शब्द आपके सिद्धांत में मिलेंगे। फिर यहाँ समझते हैं परावर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, बच्चा है, बच्चा अपने मुंह में उंगली डाला हुआ है, मुंह में उंगली डाला हुआ है। करें बच्चे जिस कार्य को सीख लेते हैं उसी को बार बार करके आनंदित होते हैं, यही है जैसे उंगली को चूसना। अब देखिए दोस्तों, कोई बच्चा उंगली चूस रहा है, आपने उसे मना किया कि नहीं इसमें दूध नहीं निकल रहा है, मत चूसो, खराब है, गंदा है। अब बच्चों को भी पता रहता है कि इसमें दूध नहीं निकल रहा है, बच्चे को भी पता है कि इसमें दूध नहीं निकल रहा है, इससे हमारा पेट नहीं भरा है, लेकिन तब भी वह चूस रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो आनंदित हो रहा है। कोई कोई क्रिया करने से जिस क्रिया को करने में उसे आनंद आता है, वही क्रिया वो बार बार करता है। यही आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तित क्रिया कहलाता है। क्योंकि ऐसा है नहीं बच्चे को पता नहीं कि उसमें दूध निकल रहा है कि नहीं निकल, इसकी जानकारी नहीं, तभी वो चूस रहा है, ऐसा नहीं है। उसको भी पता है कि इसमें दूध नहीं निकल रहा है, इससे हमारा पेट नहीं भर रहा है, लेकिन वह उससे आनंदित हो रहा है। आनंदित होने की वजह से दोस्तों वह उसको चूस रहा है, यही आपका परावर्तित क्रिया है। फिर हम अविलोम्यता समझते हैं दोस्तों, जिसे हम अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावीपन या फिर अप्रतिवर्ती का नियम कहते हैं। जैसे इसमें दोस्तों हम सब लंबाई अक्षर गिनतियों में होता है। जो आपका अविलोम्यता, कहीं कहीं ज़्यादातर यही मिलता है दोस्तों, अविलोम्यता या फिर अपलटावीपन। तो इसमें दोस्तों हम लंबाई की बात करते हैं, अक्षर की बात करते हैं, गिनतियों की बात करते हैं। हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एक अक्षर लिखा गया है वह, और नीचे एक अक्षर लिखा है क, लेकिन जो क लिखा गया है दोस्तों, देखो क बनने का प्रयास कर रहा है। पहले वह बनता है, फिर एक लाइन आती है, फिर क बन जाता है। और जो अविलोम्यता होता है और अपलटावीपन है दोस्तों, एक बार शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने पर बालक शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आ पाता, उसे अविलोम्यता कहेंगे दोस्तों। अब अगर इसका हम सब निष्कर्ष निकालें, जैसे यहाँ पे वह है, बच्चा वह देख रहा है, लेकिन जब वह को हम सब यहाँ पे ऐसे क बना दिए, तो अब यहाँ पे क बन गया। अब उससे हम पूछेंगे, कहेगा क है, लेकिन वह थोड़ी ख़त्म हो गया है, लेकिन वह भूल गया। वह अगर बालक क से वह पे नहीं आ पा रहा है, यही आपका अविलोम्यता है।
क्योंकि वो शुरू में तो देखा हुआ है, हुआ, अब उसे लगा कि वह ख़त्म हो गया, हुआ से का बन गया, हुआ का कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वह भी उसमें है लेकिन वह उसको नहीं समझ पा रहा है। यही आपका अविलोम्यता है। जैसे कोई भी अक्षर हो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे हम ले लें 5 और 4 ले लें। अब 5 4 9 है। अब अगर हम बालक को कह दें 5 4 9 जोड़ दिए तो 9 जान गया, हाँ यहाँ पे 9 आ गया, 9 हो गया, ये समझ गया। अब वो 9 से 5 4 पे ना जा पाए, यही आपका अविलोम्यता है या फिर अपलटावीपन है। अब ऐसा तो नहीं ना कि आप 5 4 जोड़ें तो 5 4 का लोप हो गया, अब 9 ही आ गया है, तो यही आपका अविलोम्यता है। वह 9 से 5 4 पे नहीं जा पा रहा है, यही अविलोम्यता के अंतर्गत आता है। आगे समझते हैं संरक्षण का अभाव। यह सिर्फ आकृतियों में होता है दोस्तों। जो आपका संरक्षण का अभाव है यह सिर्फ आकृतियों में होता है। जैसे यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे होंगे, चित्र को छाप रहे हैं। आगे हम और समझते हैं। कह रहे हैं मूल आकृति में थोड़ा सा भी फेरबदल होने पर बच्चा मूल आकृति को भूल जाता है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ फिगर छाप रहे हैं, आदमी का फिगर है। अगर पहले हम अगर इसे गोला से बना दें, गोला बनाने के बाद वो समझेगा तो 0 है या फिर ओ है, कुछ भी समझेगा। फिर उसके बाद उसको ऐसे आदमी की तरह बना दें, तब अब उसको ये लगेगा ना कि बस ये आदमी हो गया। जो मूल आकृति है, जो इसमें ओ था, वो सोचेगा इसका ख़त्म हो गया, अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई, यह अब आदमी बन गया। ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है दोस्तों, उसको समझेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे कोई गिलास है, यहाँ पे समझते हैं। कोई ऐसे गिलास है। अब बालक, अगर हम बालक की बात करें तो बालक जितने भी दोनों का व्यास सेम है, दोनों में सेम जल आएगा। एक की लंबाई ज़्यादा है, एक की चौड़ाई ज़्यादा है। लेकिन बालक को अगर पूछेंगे कौन सा गिलास में तुमको जूस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यही बोलेगा हाँ जो बड़ा है। लेकिन उसको यह नहीं पता है कि दोनों सेम हैं। एक की लंबाई ज़्यादा है तो एक की चौड़ाई ज़्यादा है। दोनों में फ़र्क यही है, दोनों में समान आ रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है। यही आपका संरक्षण का अभाव है, जिसमें यह आकृतियों से ही संबंधित होता है। इसमें सिर्फ आकृतियों की ही चर्चा होती है। जैसे अगर कोई आप 2 रेखा खींच दें, अगर उससे पूछिए कि आप कौन रेखा बड़ा, मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, उससे पूछे कौन रेखा बढ़िया है, तो वह जिस रेखा पर रहेगा वही उसी को बताएगा बड़ा है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि दोनों रेखाएं समान है, एक आगे है एक पीछे है। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वह संरक्षण का अभाव कहलाता है। फिर हम केंद्रीकरण की बात करते हैं दोस्तों। केंद्रीकरण, किसी वस्तु या घटना को सिर्फ एक संकुचित तरीके से समझना केंद्रीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे कोई भी घटना हो, कोई भी वस्तु हो, एकाएक मतलब एक ही तरीके से हम समझ रहे हैं, वही आपका केंद्रीकरण कहलाता है। जैसे अब मोबाइल चला रहे हैं, दूसरे और किसी से नहीं मतलब है, अपने में ही बिजी हैं, यही आपका केंद्रीकरण कहलाएगा। आपका केंद्र बस एक ही जगह अस्थायी है। आगे हम समझते हैं स्कीमा दोस्तों। इसे हम स्कीमा या फिर प्रारूप, स्कीमा जो इंग्लिश वर्ड है लेकिन यही इतना ज़्यादा फेमस है, स्कीमा ही ज़्यादातर आता है, लेकिन इसको समझिए हिंदी में प्रारूप कहते हैं। यहाँ पे एक बालक है, बालक बैग लिया है, 2 बच्चे जा रहे हैं। बालक इतने ज़्यादा जानकार होते हैं, इनका हर एक पॉइंट दोस्तों मतलब एक नई सोचने की क्षमता इनके अंदर जागृत करता है। जैसे कि बच्चे की सूचनाओं का भंडारण गृह, जहाँ वह अपनी सूचनाएं सहेज कर एक निश्चित योजना के अनुसार रखता है, वही आपका स्कीमा कहलाता है। जैसे अभी बालक है, अभी बालक को कहो कि उसको यह पता है कि बैग में हमको बुक डालना है, बोतल में पानी डालना है, यही आपका स्कीमा के अंतर्गत आएगा। जब आपका वो जो सूचनाएं हैं या फिर जो सामान है उसे व्यवस्थित रखना, निश्चित योजना के अनुसार रखना, यही स्कीमा के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं है कि वह जैसे जूता पहना है, बैग में जूता रख ले, कापी हाथ में ले ले, तो ऐसा नहीं। उसको पता है दोस्तों, उसको समझदारी इतना है कि हमको बैग में क्या रखना है, कापी किताब रखना है, जूते को सर में जूते को पैर में पहनना है, और पानी को हम बोतल में रखना है, खाना को हमको टिफिन में रखना है। इस सारे प्रकार की जानकारी उसके अंदर है, यही आपका स्कीमा कहलाता है। अगला आता है दोस्तों अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में हमने शुरू में ही चर्चा कर लिया था, क्योंकि वो शब्द शुरू में ही आ गया था।
जानकारी को ज़रूरत के अनुसार ढालना ही आपका अनुकूलन कहलाता है। अब ये प्रकार के भी होते हैं दोस्तों, इसके अंतर 2 प्रकार से होते हैं, लेकिन हम इन्हें नंबर में ही समझ लेंगे, 11वां और 12वां नंबर। जैसे एक होता है समावेशन, एक होता है समायोजन, एसोसिएशन और अकोमोडेशन। अगर हम सबसे पहले हम समझेंगे समावेशन। अगर समावेशन की बात करें, कह रहे हैं कि पुरानी सूचनाओं में नई सूचनाओं को जगह देना। जिस जो हमारी पुरानी सूचनाएं होती हैं, अगर उसमें हम नई सूचनाओं को दोनों को मिक्स कर देते हैं, वही आपका समावेशन कहलाता है कि हम समावेशन कर लिए। जैसे उड़ने वाले पक्षी में तोते के बाद गौरैया को भी शामिल करना। जैसे हम कोई पक्षी जान रहे हैं कि हाँ तोता उड़ता है, अब गौरैया भी देखें तो हमको पता होगा गौरैया को भी उसमें शामिल करने, हाँ ये भी उड़ने वाली पक्षी है। इसी प्रकार की सूचनाएं दोस्तों समावेशन कहलाती हैं। पुरानी सूचनाओं में नई सूचनाओं को जगह देना। आगे जो है समायोजन को आप समझते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 पक्षी बैठे हुए हैं, कौन कौन है इस पर हम चर्चा करते हैं। करें नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर या विरोधाभास पैदा हो जाने पर जानकारी को फिर व्यवस्थित कर लेना। जैसे कि अगर हम एक कौवा है एक कोयल है, दोनों हम कन्फ्यूजन हो जाएं कि हाँ दोनों कौवा ही हैं, अब तो इसमें दोनों ब्लैक दोनों ही एक ही तरह के दिख रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे, दोनों को कौवा समझ रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश हम दोनों में अंतर कर लें, वही आपका समायोजन कहलाएगा। जैसे जब कौवा बोलेगा और कोयल बोलेगी तो हम दोनों में अंतर कर लेंगे, नहीं एक कौवा है एक कोयल है, यही आपका समायोजन कहलाता है। जैसे केवल कौवा है यह याद करने के बाद कोयल देखने की आवाज़ के आधार पर अंतर करना, यह आपका समायोजन कहलाता है। फिर अगला आता है संतुलन साम्य धारणा, यह लास्ट है दोस्तों। अब संतुलन मतलब जाहिर सी बात है कि वह हर चीज़ समझ गया है, हर चीज़ में संतुलन कर पा रहा है। जैसे जब बच्चे सूचनाओं में कोई भी विरोध न रहे, वह आपका संतुलन कहलाता है। यह कुछ शब्द थे दोस्तों जो आपके एग्जाम में यही शब्द से ही बार बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम सबसे पहले शब्द को ही कवर कर लेंगे। अब हम यहाँ से इनका सिद्धांत को शुरू करते हैं। इनका जो सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं आपके पियाजे महोदय हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं दोस्तों। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, जिसमें पहला है संवेदी गामक या फिर संवेदी पेशी इंद्रिय जनित अवस्था, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक। इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, आप इसका इंग्लिश में नाम समझिए। इंग्लिश में नाम समझ लेंगे क्योंकि कोई भी देगा तो इंग्लिश यही रहेगी, सेंसर मोटर स्टेज, ये आपका इंग्लिश में नाम आप सब याद करिए। बाकी इसको भी समझते रहिए। संवेदी गामक अवस्था जहाँ भी आएगा ज़्यादातर यही आएगा, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, सेंसियर मोटर स्टेज। अब इस पर हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत जो आपके बालक आएंगे 0 से लेकर 2 वर्ष तक बालक आते हैं। कह रहे हैं इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। जाहिर सी बात है 2 साल का बच्चा है, 2 साल के अंदर का बच्चा है, तो फिर वैसा तो सीख नहीं पाएगा, अपने हाथ पैर उठा के ही सीखने का प्रयास करता है। वही कह रहे हैं इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखता है, जिसमें हम सब पहला समझते हैं वस्तु अस्थायित्व। जैसे कि हमने शुरू में बता दिया था, वस्तु अस्थायित्व में क्या होता है दोस्तों? वस्तु अस्थायित्व में वह समझ नहीं पाता, जिसे वस्तु उसके सामने न रहे, वस्तु उसके सामने न रहे लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है, यही आपका वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। यह दोस्तों आपके संवेदी अवस्थाएं में पाए जाते हैं जब बालक 0 से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। आगे है मूल प्रवृत्तिमात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्ति अगर हम सब बात करें, जैसे हंसना रोना जो जन्मजात व्यवहार होता है, यही आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहलाता है। फिर है परावर्तित क्रिया। अगर हम सब परावर्तित क्रिया रिफ्लेक्शन की बात करें तो जैसे उंगली चूसना, यह सारी क्रियाएं दोस्तों आपके 2 वर्ष में होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम सब शब्द पहले से ही समझ चुके थे, इसलिए यहाँ पे हम सब समझने में आसानी हो रही है। अनुकरण द्वारा दूसरों को देखकर करना, इस प्रकार से क्रिया। स्मृति आधारित अधिगम एवं मानसिक निरूपण, इस ऐसे प्रकार के जो आपके परिवर्तन पाए जाते हैं वह संवेदी और गामक अवस्थाएं में पाए जाते हैं। जो यहाँ पर अगर इसके लास्ट हम सब बात करें, जो आपके स्मृति आधारित अधिगम एवं मानसिक निरूपण है, जो
स्मृति आधारित जो थोड़ा बहुत उसके दिमाग में आएगा उसको सीखने का प्रयास करेंगे, जैसे हाथ पैर उठाना, भूख लगने पर चिल्लाना, यह सब काम करना आपका स्मृति आधारित अधिगम के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरी अवस्था जो समझते हैं जो आपका 2 से 7 वर्ष तक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक प्रतीकों को देखकर पहचानता है। इस अवस्था में बालक प्रतीकों को देखकर पहचानता है। जब 2 से 7 वर्ष का बालक होता है तो वह चित्र को देख कर, जैसे कोई एप्पल देखा, चित्र देख कर समझ गया कि हाँ ये सेब है। कोई जानवर देखा, जैसे कुत्ता, चित्र देखा, कुत्ता को सामने देखा, तुरंत सोच लिया हाँ यह कुत्ता है। ऐसी प्रकार की अवस्थाएं आपके 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती हैं, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, चित्र देखकर वह कितना खुशी है। कह रहे हैं कि अविलोम्यता। अगर हम सब अविलोम्यता की बात करें दोस्तों, कि हम सब बताए थे कि इसमें जो समस्याएं होती यही होती हैं कि वह, जैसे हम वह, एक मिनट, अगर हम वह लिख दिए तो ऐसे समस्याएं, ऐसे प्रकार की समस्याएं आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती हैं। अगर इसको आ को हम ऐसे का बना दें, वह तुरंत समझ जाएगा यह का है, वह ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बड़ों में पाया जाता है विलोम्यता पाया जाता है। जो छोटे बच्चों में, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनमें अविलोम्यता पाया जाता है। वह अक्षर को, कोई भी अक्षर रहे, उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने कल जो लिख देंगे वही समझेगा। जैसे हमने ऐसे खोल दिया, बना दिया तो टी समझ जाएगा, ऐसे बना दिए तो वह समझ जाएगा। अब उसे हम कहें कि टी बनाओ तो वह टी पे नहीं जा पाएगा। यही आपका अविलोम्यता है। फिर हम संरक्षण का अभाव समझते हैं। फिर आपका केंद्रीकरण, जैसे कि हम इन सब पे चर्चा कर चुके। जैसे संरक्षण का अभाव आकृति में बताए थे, जैसे गिलास है, 2 गिलास है, एक बड़ी है एक छोटी है, दोनों में सेम जला रहे हैं। उसे सेम मतलब दूध भरा गया तो पूछा गया कौन लेगा, तो जाहिर से बड़ी वाला बताएगा। उसको यह नहीं पता है कि दोनों में समान है, एक लंबा ज़्यादा है तो एक चौड़ा ज़्यादा है। फिर केंद्रीकरण किया है। केंद्रीकरण में दोस्तों जैसे एक ही चीज़ पे फोकस करना, दूसरा कौन क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है। ऐसे प्रकार के समस्याएं होती हैं। ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। यह सब देखने को मिलता है। जो बच्चा 2 से 7 वर्ष का होगा उसमें इस तरीके से आपके घर में अगर कोई बच्चा हो तो इस प्रकार से समस्याएं उसमें पाई जाती हैं। जैसे जीववाद को हम सब बताए थे कि बच्चा निर्जीव चीज़ में जीव समझे। जैसे उससे कुर्सी से लग गया तो मम्मी कहेगी नहीं रुको, कुर्सी का मार दे रहे हैं, तो वो समझ गया हाँ मार दिया। वो हमको एक कुर्सी से हमको लगा, मम्मी एक कुर्सी को मारती, अब हमको भी सही हो गया। ये ऐसे प्रकार की जो समस्याएं होती हैं जीववाद कहलाते हैं। फिर आपका गिनती और माला क्रम आदि की शुरुआत करने लगता है। इस एज में बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाने में असफल है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी बच्चा 2 से 7 वर्ष का है और दूसरों के दृष्टिकोण को कैसे समझेगा, वह नहीं समझ पाता। अहम केंद्रिता पाई जाती है। अहम केंद्रिता की अगर हम सब बात करें तो वह यही सोचता है जो है हम ही हैं। अगर वो बोल दिया कि नहीं एक टॉफ़ी है, चॉकलेट, जो मतलब जिस चीज़ को जो बोल देगा वह उसी पे जिद करेगा और वो आपको मानना पड़ेगा। इस प्रकार से जो होता है, जैसे बच्चा होता है कि कहीं आप जाने लगो तो फिर रोने लगता है, रोने लगेगा, लेटने, मतलब बहुत प्रकार से नौटंकी करने लगता है। ऐसी प्रकार की समस्याएं जो होती हैं यही आपके अहम केंद्रिता कहलाते हैं। फिर आपको लास्ट में मानना ही पड़ता है। फिर अगला जो आता है आपका मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था चरण, जो आपके 7 से 11 वर्ष तक हैं। इसको हम दोस्तों कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बालक मूर्त चीज़ों को देखकर चिंतन करता है। मूर्त अगर हम सब बात करें, जो चीज़ें हम देखकर चिंतन कर पाएँ। जैसे अभी तक वो कुत्ता देख रहा था, कुत्ता देख कर पहचान जा रहा था, चित्र के आधार पर देख पहचान ले रहा था, लेकिन चिंतन नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे बच्चा चित्र देखने के बाद चिंतन कर ले रहा है। कोई चीज़ उसे दिखा दो समझ जाएगा, हाँ कुत्ता है, 4 पैर है, भौंकता है, खाना खाता है, एक मतलब हर प्रकार से चिंतन कर पा रहा है। आगे हम समझते हैं विलोम्यता पाया जाएगा। जैसे हमने शुरू में ही बताया था दोस्तों, आपके जो इसके पहले वाले स्टेज है उसमें पाया जाएगा अविलोम्यता, इसमें पाया जाता है विलोम्यता। अब वो समझ गया है, जो हमने विलोम्यता अविलोम्यता पढ़ा था उसमें अब समझ गया कि अगर हम, एक मिनट दोस्तों, वह समझ गया अगर ये टी बना है, टी से कब बना गया, तो इसमें टी का लोप नहीं हुआ। हम इसको हटा के
इसको हटा के वह बना सकते हैं और इसको हटा के टी बना सकते हैं। उससे समझदारी आ गई है। आगे हम समझते हैं संरक्षण। अब अगर संरक्षण की बात करें तो उसको समझ गया है। कोई भी आकृति है, जैसे गिलास है, दो गिलास बताए थे, एक बड़ा है एक छोटा है, वो समझ गया दोनों में समान है, चाहे ए ले चाहे ए ले, वो समझ गया है। ऐसे प्रकार के इसे हम मूर्त ठोस संक्रियात्मक चरण कहते हैं। फिर आपका विकेंद्रीकरण आएगा और श्रृंखला, कोई चीज़ श्रृंखला से लगा लेगा दोस्तों। जैसे इसमें हम कोई चीज़ अभी बालक को दे दें कि कोई चीज़ सीक्वेंस वाइज करो, इसके जो पहले वाले में तो उसमें नहीं कर पाएगा सीक्वेंस, लेकिन इसमें वह श्रृंखला से हर चीज़ लगा लेगा। कोई चीज़ गिनती वाइज कर दे, हाँ इसे आप क्रम से लगा दो, तो वह क्रम से लगा लेता है। आगे है गणितीय संक्रिया। उसे गणितीय संक्रिया का ज्ञान हो जाता है। कोई चीज़ गिनती कहाँ, एक कहाँ से शुरू होगा, दो कहाँ पे है, तीन कहाँ पे, ऐसा नहीं को 5 6 5 8 4 3 2 इस तरीके से नहीं लिखेगा। उसे गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो गया है। वर्गीकरण का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। क्रम परिपक्वता का ज्ञान हो जाता है। तार्किकता की शुरुआत हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से वह सोचना शुरू कर देता है। जो तर्क शक्ति होती है उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो तर्क शक्ति का उपयोग करता है दोस्तों, इसके आगे वाले स्टेज में वह तर्क चिंतन करने लगता है, जिसे हम औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 11 से लेकर 15 वर्ष या फिर आप 11+ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद की अवस्था तो है नहीं, तो हम इसे 11+ भी कह सकते हैं या फिर 11 से 15 वर्ष कह सकते हैं। इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। आप इंग्लिश में नाम जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जब भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब भी कन्फ्यूजन हो आप इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर दें। हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट देख लें, तुरंत आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त मतलब जो चीज़ उसको ना दिखाएं, जैसे फार्मूला कोई बनाना, मतलब जो चीज़ उसको ना दिखाए उसे काल्पनिक करके काल्पनिक सोचना, यह आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे अमूर्त चिंतन वही चीज़, जैसे फार्मूला बनाना, बहुत विषय मतलब हाई लेवल की थिंकिंग हो जाती है। कोई चीज़ सोचना, जो चीज़ ना हो उसके बारे में सोचना, आगे क्या हो सकता है उस चीज़ पे करना। अब सारे चिंतन फैलाव हो जाता है दोस्तों, मतलब तमाम प्रकार से वह चिंतन करने लगता है। मतलब कल्पना, जैसे कि शुरू में वही समझ लीजिए, कल्पना के आधार पर चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। ये सारे लगभग सारे सभी एक हैं, बस आप इसको यही समझिए कि इसमें बच्चा एक विशिष्ट ज्ञाता हो जाता है। वह हर चीज़ बिना चीज़ उसको जो उसकी चीज़ सामने नहीं रहती हैं उसके बारे में वह चिंतन करने लगता है। यह आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। ये जो स्रोत है दोस्तों, ये सिद्धांत का स्रोत द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड बुक से है। इसको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। इस सिद्धांत का स्रोत दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड बुक से है। अब यहाँ पे हम सब पियाजे को कवर कर लिए हैं। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। इनका जो पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया? पावलोव, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग। इसमें राइट आंसर होगा आपका पियाजे। पियाजे जो है बच्चे को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिए हैं, क्योंकि वह कह रहे हैं कि बच्चे परिकलम इतना ज़्यादा वो हैं, एक नन्हा वैज्ञानिक है, आप उसके दिमाग में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, बस आप थोड़ा सा उसके गाइड कर दीजिए, वो हर चीज़ करने के लिए उत्सुक रहता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, कौन सी अवस्था है? 7 से 12 है, 12 से वयस्क, या फिर 2 से 7 है, या फिर जन्म से 2 है। यहाँ पे सोच अमूर्त अपेक्षा मूर्त अनुभवों का बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हमने शुरू में बताया 7 से 12 वर्ष की जो अवस्थाएं होती हैं। कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके चिंतन, भाषा का नए अर्जन, या फिर इंद्रियों को प्रयोग या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों इंद्रियों के द्वारा। जब 0 से 2 वर्ष का बालक होता है तो वह इंद्रियों के ही द्वारा सीखता है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहल द्वारा। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, इस पर चर्चा हो रही है जस्ट। इसमें राइट आंसर आपका पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकलन
संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, या फिर इसमें नीचे नहीं दिया गया है दोस्तों, तो यह जो आपके ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो अपने जैसे मतलब ही नहीं है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से ऊपर होती है उसमें दोस्तों वह अमूर्त चिंतन करने लगता है, परिभाषाएं बनाने लगता है, खोज करने लगता है। यह सारे आपके अमूर्त चिंतन अवस्थाएं कहलाती हैं। अब दोस्तों यह क्लास हम सब यहीं पे क्लोज करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।